हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आज हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम समझेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एटम कैसे हुई। मतलब 18th सेंचुरी से लेकर के रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम तक की जर्नी कैसे रही होगी एटम की, किस तरीके से मॉडल्स जो गिवन थे बाय द साइंटिस्ट वो किस तरीके से देयर वर डेवलपमेंट्स इन द मॉडल्स, क्या कुछ चेंजेस हुए, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, वो सब हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट्स गेट। तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे, हर एक टॉपिक अच्छे से करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले अगर हम एटम का मतलब समझें तो एटम क्या होता है। देखो, एटम जो होता है हमें पता है कि एटम इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर पता है ना आपको क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का तो पता है कि मैटर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? एटम का बना होता है। एटम को क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब हमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी तक तो हमें एटम का मतलब पता है कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। अब तो हमें पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। पर पहले जो साइंटिस्ट थे, मतलब अगर मैं 18th सेंचुरी की बात करूं या फिर अगर पर्टिकुलरली ईयर मेंशन करूं तो 1808 के अंदर, इस ईयर में साइंटिस्ट को यह नहीं पता था कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन्स। डाल्टन्स वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उनकी एक थ्योरी भी है जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी। किसने दी थी? सर डाल्टन्स ने दी थी। तो इस ईयर तक साइंटिस्ट को ऐसा लगता था, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि एटम जो होता है ना, एटम एक इनडिविजिबल है, अनकटेबल है, आप ऐसे कह सकते हो। इनडिविजिबल है या फिर अनकटेबल है। एटम को और हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको और कट नहीं कर सकते। ठीक है, और वैसे ये थ्योरी तो हम छोटी क्लासेस में वैसे भी पढ़ते ही हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने ही दिया था। ठीक है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस थ्योरी ने हमें बताया था। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम्स कंबाइन करते हैं और क्या देते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, वो सब, ये सब की सब चीजें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, और उनमें से जो फर्स्ट ड्रॉबैक था, जो मेजर ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, वो ये था कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी अबाउट इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। अब इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? देखो, हमें पता है कि अगर हम ग्लास लेते हैं या फिर एबोनाइट रोड लेते हैं और उसको रब करवाते हैं विद सिल्क के साथ या फिर फर के साथ, अगर आप ग्लास या एबोनाइट रोड लोगे और इस रोड को या ग्लास को रब करोगे विद सिल्क के साथ या फिर फर के साथ, तो हमें पता है ये रोड जो होगी ना वो चार्ज हो जाएगी। तो ये रोड चार्ज कैसे हो गई, मतलब कि इलेक्ट्रिकल नेचर कैसे आ गया इस रोड में, ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और भी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस थ्योरी के, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, जो डाल्टन्स ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल होता है, वो यहां पर बात हम सेटिस्फाइड नहीं थे इस बात से, ठीक है। वैसे तो ये जो थ्योरी थी वो बहुत सारे इयर्स तक रही थी, पर फिर भी जॉन डाल्टन वॉज नॉट एबल टू गिव सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरी को जब तक लोगों ने माना तब तक तो ठीक था, पर उसके बाद आए माइकल फैराडे। माइकल फैराडे की फिर एंट्री हुई और उन्होंने जो है एटम को अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट किया इस थ्योरी के बाद, ठीक है। कि ये थ्योरी कुछ सालों तक तो रही थी, ठीक है, पर ऑफ कोर्स हमें पता है कि सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रही थी। इस वजह से माइकल फैराडे आए और उन्होंने एनालाइज किया एटम को, और उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की अपने एक्सपेरिमेंट से। और इस चीज की डिस्कवरी कैसे हुई, अब हम ये समझते हैं। तो माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हम कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का अगर आप सेटअप देखोगे तो कुछ इस टाइप से होता है। देखो, सबसे पहले उन्होंने अप्लाई की बहुत हाई वोल्टेज, आप ऐसे कह लो 10,000 तक की वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है। यहां पर कनेक्टेड था कैथोड विच इज नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कहा, इसको है ना मैं रब करती हूं और इसको मैं यहां पर बनाती हूं थोड़ा बड़ा। देखो, यहां पर कनेक्टेड था कैथोड, यहां पर कनेक्टेड था एनोड, और यहां पर जो है आपका इस तरीके से 10,000 तक की वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए पावर थी, ठीक है। ओके, यहां पर इसको मैं लिख देती हूं कैथोड विच इज नेगेटिव चार्ज, ये है एनोड विच इज पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर इस तरीके से एक ट्यूब में ये जो है बंद है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कह रहे हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे, हम वहां से कुछ भी नहीं लीव करेंगे, हर एक एक वर्ड जो है, मैंने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है एनसीईआरटी से, विद अ सिंगल वर्ड आपका कुछ भी लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप की ट्यूब थी, ये ट्यूब ऐसे लग तो नहीं रही पर स्टिल हम इसको ट्यूब कंसीडर करेंगे। और यहां पर जो है ये है टू वैक्यूम पंप, ठीक है। ओके, चलो इतना आपको आई गेस समझ में आया, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी जगह पर क्या हमने अटैच किया है और क्यों अटैच किया है। देखो, हाई वोल्टेज आपको यहां पर लेनी है, हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताती हूं। यहां पर आपको गैस, यहां पर गैस है, ठीक है, इसके अंदर ट्यूब के अंदर गैस फिल्ड है। दूसरी बात, ये वैक्यूम पंप हमने क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि यहां का जो प्रेशर है ना वो आपको लेना पड़ेगा लो प्रेशर पर,
लो प्रेशर पर आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाना है। ये कंडीशंस हैं, इस कंडीशन के ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाओगे, ठीक है। तो वैक्यूम पंप क्या काम कर रहा है? अंदर के प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर रहा है। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे कंडीशंस हैं, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाएंगे। अब ये हाई वोल्टेज और लो प्रेशर क्यों लिया है? क्योंकि देखो यहां पर हमने लिया, आपको पता है, गैस, ठीक है। और हमें पता है कि जो गैस होती है, गैस इज पुअर कंडक्टर, गैस पुअर कंडक्टर होती है। गैस वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, पर अगर आप ये दोनों कंडीशन प्रोवाइड करते हो, हाई वोल्टेज पे लेते हो गैस को, लो प्रेशर पर लेते हो, तो फिर इन कंडीशन पर जो है गैस कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से हमने ये कंडीशंस प्रोवाइड किए। इतना समझ में आया? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, करंट देना स्टार्ट करते हैं। चलो, अब आपने क्या किया, पावर सप्लाई को ऑन किया, 10,000 तक की वोल्टेज का आपने करंट दिया। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या दिखेगा, जैसे आपने पावर सप्लाई ऑन की तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और आपको पता है कि करंट फ्लो यहां से होगा कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि है ना, मतलब दिखेगा तो नहीं, यहां से जो है कुछ रेज ट्रेवल होना स्टार्ट कर देंगी। देयर विल बी सम रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब ये जो रेज हैं ये इनविजिबल हैं, हम इनको नहीं देख सकते। अब क्वेश्चन ये आता है, फिर हमें कैसे पता चला कि यहां से कुछ रेज ट्रेवल कर रही होंगी? क्योंकि जो आपने यहां पर एनोड लिया है ना, दिस इज परफोरेटेड एनोड, मतलब थोड़े थोड़े इसके अंदर होल्स हैं, थोड़े थोड़े होल्स हैं इसके अंदर। और जैसे, और यहां पर जो आपने लिया हुआ है, यहां पर ये आपने है यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन अप्लाई कर रखी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मेड ऑफ ZnS, ठीक है। तो जैसे आपने पावर सप्लाई ऑन की, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो यहां से कुछ ट्रैवल करेगा, यहां से कुछ ट्रैवल करेगा। और ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे ही ये जो रेज हैं इनमें से निकलेगी ना, होल्स में से निकलेगी, तो जैसे ही इस पॉइंट को वो टच कर रही हैं तो ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है, ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है। जैसे ही ये रेज एनोड के, परफोरेटेड एनोड के होल्स में से पास कर रहे हैं, इस स्क्रीन पर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है। इसका मतलब साइंटिस्ट को ये लगा कि यहां से कुछ रेज हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। और इन रेज को जो नाम दिया गया था, जहां यहां से ये रेज जो ट्रैवल कर रही थी, इन रेज को जो नाम दिया गया था वो नाम था कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों? क्योंकि रेज आपको पता है कहां से निकल रही थी, कैथोड में से निकल रही थी, और जैसे ही एनोड में से पास कर रही थी, इस स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा था। इसका मतलब साइंटिस्ट को लगा कि यहां पर जो गैस थी ना, यहां पर तो हम गैस ले रहे थे, इसका गैस क्या है? गैस एक मैटर ही है, गैस एक मैटर ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां ये जो कैथोड रेज हैं इसमें कुछ ना कुछ है, ठीक है। और फिर साइंटिस्ट ने कैथोड रेज को एनालाइज किया बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कैथोड रेज की सबसे पहले प्रॉपर्टीज को सर्च किया और एक नोटबुक पर लिखना स्टार्ट किया। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, कैथोड रेज जो होती हैं वो फास्ट मूविंग रेज होती हैं, फास्ट मूविंग। ये एक्सपेरिमेंट जो है, हम तो ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि चलो इलेक्ट्रिसिटी पास हो, यहां से रेज ट्रेवल की, यहां पे ब्राइट स्पॉट अपीयर हुआ, ठीक है। लेकिन जब वो किसी चीज को सर्च कर रहे थे तो दे वर डीपली इन दिस टॉपिक, ठीक है। और इस वजह से उन्हें हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना था, तो उन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, रिसर्च इसके ऊपर करनी स्टार्ट की। तो उन्होंने देखा, प्रॉपर्टीज लिखने अब लग गए वो कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कैथोड रेज के अंदर ऐसा क्या है। तो उन्होंने देखा कि कैथोड रेज फास्ट मूविंग रेज हैं। दूसरी बात, दे हेल्प इन आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को आयनाइज भी करने में हेल्पफुल है,
ठीक है। उसके थर्ड पॉइंट उन्होंने ये देखा कि जो कैथोड रेज हैं दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पर डिफ्लेक्ट कर रही है ना, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो कैथोड रेज होती है, कहां पर लिखूं, अब यहां पर लिख देती हूं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कंडीशन है ना। अब स्पेस नहीं है, आपको कैमरे में नहीं दिख पाएगा, इस वजह से मैं इसको रब करती हूँ और यहां पर लिखती हूँ। फिर उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, दे आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं। देखो, कैथोड रेज फास्ट मूविंग रेज होती हैं, ये तो उन्होंने एनालाइज करने के बाद समझा। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं, चलो ठीक है। ये जो पॉइंट है डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज डिफ्लेक्ट होती है टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट जब वो क्या हो, वो खुद नेगेटिव चार्ज हो। आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है ना। कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, हमें पता ही है ये चीज तो। ओके, तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो खुद कैसी हैं, वो नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, कैथोड रेज अपने ऊपर कौन सा चार्ज कैरी कर रही हैं? नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या था? कैथोड रेज वर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन। ये हमें कैसे पता चला? साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना, सपोज हमने ये एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट रखा, तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है पीछे, इसके बैक में इस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है। इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शैडो बन रही है ना, इस ऑब्जेक्ट की बैक में शैडो बन रही है, इसका मतलब कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर आप यहां पर ये लाइट पैडल व्हील रख दोगे, अगर आपने यहां पर लाइट पैडल व्हील रख दिया तो इसका मतलब क्या है? ये जो व्हील होगा ना, ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। जो कैथोड रेज, यहां देखो, यहां पर लिखती हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है तो आपने ये व्हील है, यहां से कैथोड रेज निकल रही है, तो ये व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। कैथोड रेज की प्रेजेंस में ये लाइट जो है पैडल व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज के पास क्या होता है? दे हैव मोमेंटम, उनके पास मोमेंटम है, उनके पास एनर्जी है, एंड हेंस हम ऐसे कह सकते हैं कि कैथोड रेज का कुछ ना कुछ मास भी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये था। अच्छा, फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये जो रेज है ना, ये ट्रैवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में। कैथोड रेज ट्रैवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करोगे, इनकी प्रेजेंस में ये जो रेज होंगी ना, इनका बिहेवियर कैसा होगा? इनका बिहेवियर होगा सेम एज दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। समझ में आया आपको कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहे थे, तो ये रेज कैसे ट्रेवल कर रही थी? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। पर जैसे ही आपने इतनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो कैथोड रेज बिहेव कर रही थी एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो आपकी कैथोड रेज हैं, दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि वो किसकी बनी हुई हैं?
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की बनी गई है और वहीं पर उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज अगर मैं आपको बताऊंगी कि जो कैथोड रेज होती हैं, या फिर अब आप समझ ही चुके हो कि वो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वो किसके ऊपर नहीं डिपेंड करती। आपने नेचर कौन सा लिया है गैस का, आपने इलेक्ट्रोड कैसे लिए हैं, इन दोनों ही चीजों पर वो डिपेंड नहीं करती। कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। कौन से मटेरियल का आपने इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है, कैथोड एनोड, किस मटेरियल का लिया है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। और आपने यहां पर कौन सी गैस ली है इसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज समझने के बाद, देखने के बाद साइंटिस्ट को ये लगा, मेनली माइकल फैराडे को ये लगा कि जो मैटर होता है, देखो गैस थी यहां पर, हमने गैस डाली थी इस ट्यूब में, गैस लो प्रेशर पर मेंटेन की थी, हाई वोल्टेज पर मेंटेन की थी। तो जो यहाँ पर गैस थी मतलब एक मैटर था, उसके अंदर आपने क्या देखा कि कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जो कि ये सब प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं। और ये सब प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर है, किसके सिमिलर है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के सिमिलर है। इसका मतलब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मैटर जो आपका एटम है वो किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही। So this was your experiment about cathode ray discharge tube experiment. ठीक है, ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है। और एक बात लेट मी टेल यू, जो आपके टीवी होते हैं ना, आप टीवी जो यूज करते हो, टेलीविजन, जो टेलीविजन पिक्चर्स होती हैं वो भी इसी ट्यूब के बेस, मतलब इसी फिनोमिना पर बेस्ड है। ठीक है, जो टीवी पिक्चर आती हैं वो भी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पर ही बेस्ड हैं। तो ये जो स्ट्राइक करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एनोड के होल्स तक, परफोरेटेड एनोड से पास करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर ब्राइट स्पॉट अपीयर होता है। टीवी पिक्चर्स भी इसी फिनोमिना पर बेस्ड है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट जो कि माइकल फैराडे ने कंडक्ट किया था। और अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज हमें समझ में आ गई है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको रब कर दूं अब मैं, ओके। अब अगर आप चेक करना चाहो, आप एनसीईआरटी बुक में से चेक भी कर सकते हो। एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड हियर, ठीक है, क्योंकि मैंने उस बुक में से टॉपिक को पढ़ा था, तो ओवरऑल हम सब कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस किया और हम उसी बुक को रेफर करेंगे। डू नॉट वरी, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब आता है एक टॉपिक, अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन आपने डिस्कवर कर लिया, तो आपने एक बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन पर, मैंने यहाँ पे लिखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, कुछ ना कुछ चार्ज भी है। तो अब वही मास चार्ज को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, क्या चार्ज होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया गया था बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इस रेशियो को बताने में हेल्प की थी। जे थॉमसन ही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है और इसकी कितनी रेशियो है। ई अपॉन में एम का रिलेशन उन्होंने ही बताया था। और किसको यूज करके बताया था, अगेन CRT, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। मैं आपको बताती हूं कुछ किस टाइप का ये दिखता है। देखो, ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, तो इस टाइप का कुछ सेटअप आपका दिखता है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पर ही बेस्ड है ये। जे थॉमसन ने कंडक्ट करवाया था एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई हुई है, कैथोड है, एनोड है, मैग्नेट है।
और यहां पर जो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, है ना, मैथ्स में हम पढ़ते हैं दिस इज परपेंडिकुलर। तो जो इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। बस देखो लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन वहां भी थी, ये इलेक्ट्रिसिटी कैथोड एनोड वहां पर भी यही थी। ठीक है, बस यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि जो एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट होगा। देखो आपको ना ए स्पॉट कब मिलेगा, आपको ए स्पॉट तब मिलेगा जब आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे ना, यहां लिख लो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा यहां पर ए पॉइंट पर। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो ब्राइट स्पॉट दिखेगा आपको यहां पे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके यहां पर अप्लाई करोगे तो आपको जो रेज होंगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई दिखाई देंगी और आपका ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा एट पॉइंट बी पर। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, यहां से कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तीन चीजों पर डिपेंड करती है। कैमरे में दिख रहा है ना 1 2, हाँ अब तक तो दिख रहा है, थर्ड यहां लिख दूंगी। ये डिपेंड करती है चार्ज पे, मास पे। पहले ये समझते हैं, चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। आप यहां पे नोट कर सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रही हूं, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर चार्ज, जितना चार्ज होगा, ग्रेटर चार्ज, उतनी ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे और उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। मास ऑफ द पार्टिकल, जितना ज्यादा पार्टिकल हल्का होगा, लाइट पार्टिकल होगा, डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ये दिख नहीं आ रहा लाइट, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखती हूं, लाइट, लाइट। जितना ज्यादा पार्टिकल लाइट नेचर का होगा, हल्का होगा, आपको पता है कोई भी चीज हल्की होगी डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, तो हेंस जितना ज्यादा लाइट पार्टिकल होगा डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। जितना आप स्ट्रेंथ दोगे, ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितनी आप स्ट्रेंथ दोगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की अपनी ओरिजिनल पाथ से। तो जो डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दे रहे हो तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दे रहे हो तो पॉइंट सी पर ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। पर जब आप एब्सेंस है, यहां पर एब्सेंस है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो बैलेंस करके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके, या सिंपल भाषा में समझेंगे तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब है तो आपका ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा पॉइंट बी पर। और इन सब एनालाइजेशन के बाद जो जे थॉमसन थे उन्होंने E अपॉन एम ई की, E अपॉन एम ई। अब E क्या है यहां पर, E यहां पर है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और एम क्या है, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सब कुछ इस एक्सपेरिमेंट की एनालाइजेशन के बाद E अपॉन एम की रेशियो कितनी आई,
1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये रेशियो थी, E अपॉन में एमई की रेशियो आपके पास ये बनी। ठीक है, अगर आप मास ले रहे हो इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम्स में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है अगर आपके पास कूलम्स में, यहां आप लिख सकते हो कूलम्स में। ठीक है, तो आपके पास इनकी रेशियो आएगी ये। क्लियर? ओके, तो चार्ज अप टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दिस एक्सपेरिमेंट इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे E अपॉन एमई की रेशियो दी। तो ये तो हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ हमें पता लगा है चार्ज टू मास रेशियो। अब चार्ज क्या है, मास क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना एक्सपेरिमेंट में कि चार्ज भी होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, मास भी होता है। तो क्या मास होता है और क्या चार्ज होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। अब इसको रब कर देती हूँ, इसको रब करती हूँ और इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर। देखो, अगर आप एक्सपेरिमेंट को पढ़ना चाहो तो एक्सपेरिमेंट है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर आप वहां से पढ़ना चाहो, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, बॉक्स में गिवन है, ऐसे गिवन नहीं है, बॉक्स में गिवन है, आप पढ़ सकते हो, पर मैं ये नहीं करा रही बिकॉज दिस इज नॉट क्वाइट एज मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बस मैंने आपको बता दिया कि ये इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस में, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, बॉक्स के अंदर गिवन होगा, आई थिंक ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 में। ठीक है, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आया वो कितना आया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यहीं पर लिख देती हूं, दैट वाज फाउंड टू बी इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको लर्न होनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय दिस एक्सपेरिमेंट ये आया। अब चार्ज भी आपने निकाल लिया, मास अब आप निकाल ही सकते हो, इन दोनों की रेशियो पता है, ये पता है, मास निकाल लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एमई। देखो कैसे निकल सकता है, E डिवाइड बाय में एमई कर दूं, E किसके इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप सोचोगे माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस का साइन रिप्रेजेंट करो ना करो हमें पता ही है इस चीज का, तो यहां पे हम रिप्रेजेंट नहीं करते। एमई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम्स। और जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.1094 इंटू 10⁻31। ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये मास आया किस में है, ये कूलम में था, दैट इज ग्राम्स में। किसके अंदर वैल्यू आई है, ये ग्राम्स में। तो यहां पर आपके पास E अपॉन एमई की रेशियो भी कैलकुलेट कर ली हमने, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पता लग गया है और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी हमें पता लग गया। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन के टॉपिक का सब कुछ, दैट इज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब मतलब साइंटिस्ट को ये तो पता लग ही गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही, पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया है माइकल फैराडे ने, जे थॉमसन ने, इतने सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ओके, अब हमें पता है कि एटम क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है। आपको इस चीज का पता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज थोड़ी होता है, एटम तो न्यूट्रल होता है। अब आपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में तो समझ लिया, तो साइंटिस्ट को यह लगा कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी होगी पक्का एटम के अंदर,
क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन ही तो किसी चीज को न्यूट्रल बनाता है। तो इसकी डिस्कवरी हो गई थी। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए अपना कि उनको भी प्राइज चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए था, उनको भी काम करना था, रिसर्च करनी थी। तो फिर साइंटिस्ट लग गए इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए करते हैं किस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई। अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी बुक में कंप्लीटली गिवन नहीं है, पर जहां से मुझे मिला मैं आपको बताती हूँ, लिखवाती हूँ इसके मेन पॉइंट्स, ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए कि प्रोटॉन की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट किस टाइप से हुआ था। सो दिस वॉज द होल सेटअप फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बिल्कुल सेम सेटअप है जैसे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब था, आपने किया था, बिल्कुल सेम है। वैक्यूम पंप, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रिसिटी मैंने अटैच नहीं किया, कर लेना। ठीक है, बस हमें तो समझना ही है सिर्फ, है ना। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, देखो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था उसमें आपने क्या लिया था, परफोरेटेड एनोड लिया था, परफोरेटेड एनोड लिया था, एनोड लिया था ना आपने, परफोरेटेड एनोड, एनोड में होल किया था। यहां पे आपने परफोरेटेड कैथोड लिया। ठीक है, अब वहां पे कौन सी रेज हमें मिल रही थी, कैथोड रेज मिल रही थी। कैथोड रेज क्यों मिल रही थी, क्योंकि कैथोड से ट्रेवल हो रही थी, ऐसे हो रही थी ना, ये कैथोड था, यहां से वेव्स ट्रेवल हो रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, फिर आपको स्क्रीन से ये सेटअप था आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां पर आपको एनोड से रेज मिलेगी। ठीक है, उन रेज को हम बोलेंगे एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। चलो समझते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को। देखो, वही इलेक्ट्रिसिटी आपने कंडक्ट करवाई, ये क्या है आपका, दिस इज योर एनोड, ये क्या है आपका, दिस इज योर परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, कैथोड होगा, कैथोड से रेज इस तरफ ट्रेवल करेंगी, ये हमने समझ लिया है, कैथोड रेज के बारे में हमने पूरी हिस्ट्री समझ ली। अब होगा क्या, रेज वर कमिंग फ्रॉम एनोड, एनोड से रेज आ रही थी। एनोड क्या है, एनोड ये रहा, एनोड से रेज आपको ट्रेवल होती हुई मिलेंगी, विच वॉज पास्ड थ्रू कैथोड, जो कि कैथोड से पास करेंगी और टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस करेंगी जैसे ही वो इस स्क्रीन को हिट करेंगी। और इन रेज का नाम रखा गया था एनोड रेज। क्यों, क्योंकि एनोड में से ट्रेवल कर रही थी। देखो मैंने यहां पे शो नहीं किया, आप यहां पे शो कर सकते हो, ऐसे ये जो रेज है ना यहां से निकल रही है एनोड से। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से, कैथोड की रेज यहां जा रही है। अभी आपको ध्यान कैथोड रेज पे नहीं देना, क्यों, क्योंकि हम कैथोड रेज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो एनोड ये रहा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो एनोड से रेज जा रही हैं और कहां पर ट्रैवल करती हुई जा रही हैं, कैथोड से, पास थ्रू दी कैथोड, कैथोड परफोरेटेड कैथोड से रेज पास कर रही हैं और जैसे ही स्क्रीन को हिट कर रही हैं दे आर प्रोड्यूसिंग टाइनी फ्लैश ऑन द अपोजिट ग्लास वॉल। तो साइंटिस्ट ने इन रेज को नाम दिया एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। अब अगेन जैसे कि साइंटिस्ट बिजी हो गए थे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को समझने में, यहां पर भी साइंटिस्ट बिजी हो गए थे एनोड रेज या कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज को समझने में। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं। किसकी बनी हुई होती है, मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज से कोई चीज निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, ऐसे मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहां पर जो आपका चार्ज टू मास रेशियो थी, वो जो आप गैस ले रहे हो, जो आपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। पर यहां पर आप देखोगे तो ये बिल्कुल, ये रेज अपोजिट बिहेवियर शो कर रही हैं एज कंपेयर टू कैथोड रेज।
कैथोड रेज वर नॉट डिपेंडिंग ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, नेचर ऑफ गैस यूज्ड या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। पर यहां पर जो कैनाल रेज होती हैं, एनोड रेज होती हैं, इनका ये डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, जो इनका चार्ज होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। ये ई आप इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, आप ऐसे लिखो डायरेक्ट चार्ज, कभी आप इलेक्ट्रॉन समझ लो। ठीक है, ये चार्ज था, चार्ज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। और यहां देखोगे तो चार्ज अपॉन में मास की रेशियो भी डिफरेंट आएगी। आप अलग अलग गैसेस यहां पे यूज करते रहो, चार्ज टू मास की रेशियो डिफरेंट आती चली जाएगी। ठीक है, आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि जो मास होता है, मास भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, मास भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। अगर आप इन रेज का, एनोड रेज का मतलब एनोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में समझोगे इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो इनका बिहेवियर होता है ना, एनोड रेज का बिहेवियर होता है, कहां लिखूं, एनोड रेज का बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट होता है देन कैथोड रेज। ठीक है, तो जो एनोड रेज होती हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। किसके अंदर डिफरेंट होता है, इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं एज कंपेयर टू द कैथोड रेज। ठीक है, ओके। अब इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? इन सब से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि जो इन रेज की प्रॉपर्टीज हैं, दे वर क्वाइट सिमिलर टू द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब यहां से साइंटिस्ट को पता लगा कि प्रोटॉन जो होता है, ये जो रेज थी ना एनोड रेज, दे वर सिमिलर टू द प्रोटॉन। और प्रोटॉन ही फिर उन्होंने मतलब ऐसा एनालाइज किया गया कि प्रोटॉन ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, यहां पर अगर आप डिफ्लेक्शन देखोगे, डिफ्लेक्शन को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहां पर डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी। वहां पे हम ऐसे दिखा रहे थे ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने करके दिखाया था। यहां पर डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? दे आर सजेस्टिंग दैट दे हैव मास, इनका मास हाई होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स का मास ग्रेटर होता है, प्रोटॉन्स हैव ग्रेट मास एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको एक बात बताऊं तो जो स्मॉलेस्ट एंड द, इसको रब करते हैं मैं, लिख लिया होगा आपने, है ना, स्मॉलेस्ट एंड जो लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन हुआ था ना, वो कौन सा था? हाइड्रोजन का था। मेरी राइटिंग अब अच्छे से लिखती हूँ, हाइड्रोजन का था। जो स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन हुआ था वो किसका हुआ था? हाइड्रोजन का था। और उसको हमने नाम, मतलब हमने तो क्या नाम दिया था, साइंटिस्ट ने नाम रखा था, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है। आपको सिर्फ ये कुछ मतलब प्रॉपर्टीज लिखी हुई मिल जाएंगी, पर स्टिल हमने देख लिया, थोड़ा सा पता होना चाहिए इस बारे में, तो आप यहाँ पे समझ लोगे। अब दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अब तक जो है साइंटिस्ट को दो पार्टिकल मिल चुके थे, इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन भी मिल गया था। ठीक है, तो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी। ठीक है, उसके बाद अब आता है इलेक्ट्रॉन तो हो गया, अब आती है बात न्यूट्रॉन की। तो चैडविक वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हेल्प की। और हमें पता ही है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इज कंप्लीटली न्यूट्रल। ठीक है,
कौन से साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी? कौन सा एक्सपेरिमेंट? बॉम्बार्डमेंट अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की हेल्प से थिन शीट ऑफ बेरिलियम को बॉम्बार्ड किया था, तो वहां से आपके पास पार्टिकल्स आए थे, दैट इज न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि जो मास होता है ना न्यूट्रॉन्स का इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते हैं। अब जैसे आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, फिर बारी आई प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कम डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मास हैवी है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का देखोगे तो न्यूट्रॉन तो डिफ्लेक्शन कभी भी शो नहीं करते, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में हो। न्यूट्रॉन डज नॉट शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि दे आर न्यूट्रल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, दे आर कंप्लीटली न्यूट्रल। इन शॉर्ट हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और ओवरऑल कंक्लूजन हमारा आता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ये क्या है? सिंबल। ऊपर लिख सकते हो आप यहां पर सिंबल। ये क्या है? दीज आर दी चार्ज। कहां लिखूं? यहां पर लिखती हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर इतना, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे 1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो अब तक हमने समझा एटम इज डिवाइडेड तो क्या मतलब? एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक, मतलब साइंटिस्ट वो वर्किंग अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटॉमिक मॉडल्स पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या होती है एटम के अंदर, इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, दैट वाज जे थॉमसन। जे थॉमसन, देखो उन्होंने किस तरीके से सीड्स एम्बेडेड होते हैं, तो जे थॉमसन ने कहा एटम कुछ इस टाइप का दिखता है कि पॉजिटिव स्फीयर है, ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इस तरीके से एम्बेडेड हैं कि वाटरमेलन के सीड्स होते हैं जैसे। तो इस वजह से इस मॉडल के बहुत सारे नेम दिए गए, जैसे कि वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल इसको कहा गया, रेजिंग पुडिंग इसको कहा गया। इस तरीके के 2-3 नेम इसको दिए गए थे बिकॉज इट वाज सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ मॉडल्स। क्लियर? ठीक है, तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि जो मास है, मास पूरा टाइप का उन्होंने मॉडल दिया था। चलो ठीक है, कुछ टाइम तक ये, सो दिस was about the J.J. Thomson atomic model of the atom. Alpha particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment के बेसिस पे देखो, सबसे पहले उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने यहां पर क्या लिया? सोर्स लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहां पर लिया। कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस उन्होंने यूज किया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही अल्फा बीटा गामा की रेज निकलती है ना, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव कोई सब्सटेंस ले लिया। यहां पर उन्होंने ली लेड प्लेट, सपोज ये क्या है? लेड की प्लेट है, और यहां पर उन्होंने लिया गोल्ड का फॉइल, गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। गोल्ड फॉइल उन्होंने, आप ऐसे कह सकते हो 100 nm का लिया था, 100 नैनोमीटर का। और यहां पर उन्होंने पूरे यहां पर
यहां पर लिखती हूँ, पूरे यहां पर उन्होंने लगा दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। दिस इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन मेड अप ऑफ ZNS मटेरियल। तो ये उनका मॉडल था। अब क्या हुआ, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की रेज आ रही थी, अभी यहां तक समझते हैं, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल की रेज आ रही है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा था कि जब अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन को स्ट्रक कर रहे थे ना, तो टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था, इसके स्क्रीन के ऊपर ब्राइट सा फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था जब भी अल्फा पार्टिकल्स इसको टच कर रहे थे स्क्रीन को। तो अगर हम इस मॉडल पर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को अप्लाई करके देखें, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को के पोस्टुलेट्स को इस मॉडल पे अप्लाई करेंगे, तो क्या होना चाहिए। देखो, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो मास होता है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर एंटायर एटम। तो यहां आपने क्या लिया हुआ है, यहां आपने गोल्ड का फॉइल लिया हुआ है। गोल्ड का फॉइल के अंदर क्या है, इसके अंदर है गोल्ड के एटम्स, मतलब इन शॉर्ट एटम्स प्रेजेंट है। और हमें पता है कि जो मास है हर एक एटम का वो तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ओवर द एंटायर एटम। मास जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ना ओवर द एंटायर एटम। इस तरीके से हम तो इस मॉडल को कंसीडर कर रहे हैं अब तक, थॉमसन मॉडल अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस गोल्ड फॉइल में से पास कर जाए। दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू पास फ्रॉम दिस गोल्ड फॉइल डायरेक्टली, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये था, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल के जो हमने पोस्टुलेट्स अगर यहां पर अप्लाई करते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे ना स्लो डाउन हो जाएंगे, विल स्लो डाउन, और अपना एंगल मतलब डिफ्लेक्शन शो करेंगे ओनली बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, और अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे एंड चेंज देयर डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे ही गोल्ड फॉइल के पास करेंगे तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे ओनली बाय स्मॉल एंगल। जैसे वो इसे मतलब यहां पे जा रहे थे ना, तो थोड़े एंगल से जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन थी, पर ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स नहीं आए थे। ऑब्जर्व जो हमने किया वो कंप्लीटली डिफरेंट था इससे। कैसे, देखो कहां लिखूं। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन होगी कि हमने तो इसके अकॉर्डिंग ये देखा था कि अगर हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि एंटायरली मास जो होता है एटम का वो एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर एटम, तो अकॉर्डिंग टू अस तो अल्फा पार्टिकल्स को स्लो डाउन हो जाना चाहिए था और अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए थी बाय स्मॉल एंगल्स, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ ऐसे जो थे ना अल्फा पार्टिकल्स, उनमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, डिफ्लेक्टेड, इट मस्ट बी डिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल, यहां पे आप लिख सकते हो पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, उन्होंने डिफ्लेक्शन शो ही नहीं की। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की बाय छोटे से एंगल, मतलब ऐसे बहुत कम थे जिन्होंने डायरेक्शन शो की बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, आप पूरा लिख लो, पास थ्रू शो डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल्स, उन्होंने बहुत थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्शन शो की।
और बहुत ही थोड़े, मतलब वेरी फ्यू, आप ऐसे कह सकते हो कि 20,000 में से कम एक, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, या फिर उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की बाय 180 डिग्री एंगल से। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो अनडिफ्लेक्टेड ही पास कर रहे थे, बहुत थोड़ा अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी ओनली बाय स्मॉल एंगल्स, और वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में से कम एक ही ऐसा था वाज बाउंस्ड बैक, मतलब डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो अब ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बता रही थी? देखो, इन ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत अच्छा मॉडल मिलेगा किसका? एटम का। देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, इसका क्या मतलब है कि डिफ्लेक्शन शो ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर ना बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है। मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ऐसा बहुत सारा स्पेस होता है जो कि एम्प्टी है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला, जो कि क्या थी? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल। इससे हमें यह पता चला कि देखो, डिफ्लेक्शन कब होती है? अगर पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करें, रिपल्शन हो। तो इसका मतलब क्या था कि जो डिफ्लेक्शन थी ना, वो किसकी वजह से थी? रिपल्शन की वजह से थी, रिपल्सिव फोर्स की वजह से थी। ठीक है, डिफ्लेक्शन वॉज, यहां कहां लिखूं? यहां लिखती हूं कि डिफ्लेक्शन वॉज ड्यू टू रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से थी डिफ्लेक्शन जो हुई थी। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर यहां ऐसे स्प्रेड नहीं है, ये पॉजिटिव स्फीयर ऐसे नहीं बना हुआ। पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर एक्यूमुलेटेड है। पॉजिटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं 180 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज is concentrated at one place, एक जगह पर accumulated है, concentrated है। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला? थर्ड ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की वॉल्यूम और एंटायर एटम की वॉल्यूम, मतलब न्यूक्लियस की वॉल्यूम उसके सामने नेग्लिजिबल है। ठीक है, जो आप ऐसे कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल as compared to total volume of atom। तो दीज वर ऑब्जर्वेशंस, और हम इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपना एटॉमिक मॉडल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि मोस्ट ऑफ दी जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि डिफ्लेक्शन क्यों हो रही थी? डिफ्लेक्शन वाज ड्यू टू रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से डिफ्लेक्शन हो रही थी। इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर एक्यूमुलेटेड है इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। आपको यहां दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, मैं यहां लिख देती हूं, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड in very small volume। और थर्ड से हमें क्या पता चलता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। और इन सब के बेसिस पे वी आर गोइंग टू गिव एक फाइनल मॉडल हम देंगे किसका? एटम का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये रब करना पड़ेगा कि देखो,
हम कैसे एक्सपेरिमेंट करवाए, यहाँ पर सोर्स था, यहाँ सपोज मैंने सोर्स रखा, यहाँ पर हमारी लेड की प्लेट रखी, यहाँ पर हमारा गोल्ड फॉयल था और यहाँ पर हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। तो जैसे यहाँ से आ रही हैं तो हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, कुछ तो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, कुछ बहुत स्मॉल एंगल से हुए, ठीक है, और जो बहुत कम थे वो 180 डिग्री से पास हुए। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा था, ठीक है। और इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल होता है वो कैसा होता है, एटॉमिक मॉडल किस टाइप के सिमिलर होता है, इज इक्वल्स टू सोलर सिस्टम मॉडल। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल होता है ना वो सिमिलर होता है सोलर सिस्टम मॉडल के, जहां पर देखो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है और ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी टाइप का मॉडल जो है, ठीक है, जैसे आपने यहां रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ने दिया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स नहीं थे? तो यस, देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस मॉडल के, जिस वजह से ये भी इतने अच्छे से एक्सेप्टेड नहीं था। देखो, सबसे पहले मैं इन ऑब्जर्वेशन को अब रब कर देती हूँ और इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। सोलर सिस्टम का मॉडल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर सन होता है और यहां पर जो होते हैं अपने प्लैनेट्स होते हैं, अपना ये रिवॉल्व करते रहते हैं। और न्यूक्लियर मॉडल तो होता क्या है, जब भी एक बॉडी मूव करती है ना किसी भी ऑर्बिट में, जब भी एक बॉडी मूव करती है किसी भी ऑर्बिट में तो वो क्या करती है, इट अंडरगोज एक्सलरेशन। जब कोई भी बॉडी मूव करती है सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो वो अंडरगो करती है एक्सलरेशन, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, चाहे वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी हाई स्पीड हो, कांस्टेंट स्पीड हो, कुछ नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता, बस एक्सलरेशन तो उसके अंडरगो करती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल है, अंडर एक्सलरेशन है, ये क्या एमिट कर रहा है, इसको ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करना चाहिए। अब आप यही बात अगर प्लैनेट्स पर अप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए प्लैनेट्स चार्ज बॉडीज नहीं होती है, होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में अपना मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, अंडर एक्सलरेशन में है, ईएम रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू जो है ईएम रेडिएशन उसको एमिट करनी चाहिए, और ठीक है, और अगर आप, तो ऐसा नहीं होता, ऑर्बिट तो श्रिंक नहीं करती। अब आप सोचोगे कि ये जो एनर्जी होती है रेडिएशन से वो कहां से आती है, वो आती है इलेक्ट्रॉनिक मोशन से। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तो आप एक बात सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते तो जो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या, इसको रब कर देती हूँ, इसका काम हो गया। अगर जैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वर्क कर रहे हैं, तो अब सपोज इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो न्यूक्लियस का इन पे पुल बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास यहाँ पे बुला लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब कुछ तो कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में यहां पर आ जाएंगे, और इसका मतलब जो हमने थॉम्सन्स मॉडल पढ़ा था वैसा ही बन जाएगा, थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम जैसा ही कुछ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रदरफोर्ड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे होती है, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, उन्होंने ये भी नहीं बता पाए थे वो, ठीक है। एनर्जी कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ये भी नहीं बता पाए थे इसके बारे में। तो इसका मतलब
थॉमसन्स मॉडल से लेकर के आते आते रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम तक कुछ तो ऑफ कोर्स कुछ तो चेंजेस थे ही, बहुत सारे चेंजेस थे, पर स्टिल रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसके लिए और मॉडल्स को आने की रिक्वायरमेंट थी और साइंटिस्ट को इस पर वर्क करने की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने किया। पर आज की वीडियो में हम आगे के मॉडल्स को नहीं समझेंगे, आगे के मॉडल्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।